मैं पंकज आज फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो डिस्कशन में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बच्चों ने पूछा और उन्होंने कहा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है ओवर इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी या जो पढ़ाई के मटेरियल हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन वो इतने ज्यादा सोर्सेस हैं, इतनी ज्यादा बुक्स हैं एक ही टॉपिक पे, एक ही ऑप्शनल पे या एक ही करंट अफेयर्स पे, तो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसको पढ़ें किसको छोड़ें, क्या फिल्टर करना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। और वो सोचता है कि सब कर ले और सब करने में प्रैक्टिकलिटी में वो नहीं कर पाता या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में 4 किताबों के चक्कर में बहुत गहराई में चला जाता है। उतना गहराई उसके लिए जरूरी नहीं है और वो क्या करता है उस गहराई में जाने के चक्कर में अपना कहीं ना कहीं दूसरे सिलेबस को कम कवर कर पाता है या रिवीजन कम कर पाता है और रिवीजन या राइटिंग प्रैक्टिस कम कर पाता है। और इन तीनों चीजों की वजह से क्या होता है कि एक ही चीज को वो 3 किताबों से बार बार पढ़ता है और बाकी जगह रिवीजन में राइटिंग प्रैक्टिस में लैग कर जाता है और वो उसका लंबा नुकसान करवा देती है। तो आज हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे। मैं शुरू करूंगा अभिषेक से। अभिषेक, आप यही बताइए कि हमें चीजों को फिल्टर कैसे करना है, कौन से कंटेंट को फॉलो करना है ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसके बाद उसका कैसे बेस्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में वो सिलेक्शन वाली हो, हमको सिलेक्शन मिले। देखिए बिल्कुल भैया, इस बात में मैं कहना चाहूंगा इसके जवाब में जो मैंने अप्लाई किया था कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम में आना है या नहीं आना है। जैसे एक बातें आती है ना कि पीएचडी करने आया है या तैयारी करने आया है। हमें सिविल सर्वेंट बनना है, न कि हमें स्कॉलर बनना है। अपने नाम के टाइटल के पहले डॉक्टर की उपाधि नहीं लगानी है हमको। हमें सिर्फ वो चीजें पढ़नी है वास्तव में जो हमारे लाइफ में आने वाली एग्जाम्स में आने वाली। हमें अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अपना चलना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं देखूंगा तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले अपना आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस में सारे पॉइंट्स को आप कवर करिए और देखिए कि उसमें से क्या टॉपिक्स आपको पहले से ही पता है या जो आपके लिए इजी फील होते हैं, और कुछ चीजें क्या होती है हार्ड फील होती हैं। तो जब इजी जो फील हो रहा है उस पे आप थोड़ा सा, मैं ये नहीं करता एकदम से इग्नोर कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप कम समय दे करके भी उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड चीजें आती हैं आपको उनके लिए स्टडी मटेरियल्स की जो अवेलेबिलिटी होती है ना वो आपको थोड़ा सा खोजना पड़ता है कई सारे पॉइंट्स पे, कई सारी जगहों पे। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एक बुक या एक मैगजीन या कहीं का मटेरियल मिल गया या ऑनलाइन कहीं मिल गया तो जो टॉपिक हम उठाएं उस टॉपिक को हम लोग बार बार रिवाइज करें। अगर हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं तो जो टफ टॉपिक होता है वो भी बाद में हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से किसी बच्चे को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना चाहिए कि जो भी कंटेंट वो उठा रहा है, स्टडी मटेरियल उठा रहा है, बहुत सारा इकट्ठा करने के बजाय अगर वो कोई एक छोटा मोटा एक वो टॉपिक उठाया वो थोड़ा सा उठाए उसको बार बार रिवाइज करे तो शायद थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहे। उस टॉपिक का 1 या 2 बुक उठाए या ऑनलाइन मटेरियल उठाए, मगर उसको अपने नोट्स बनाए या जो भी उसको सूट करता है वो करे, मगर मल्टीपल रिवीजन और उसकी गहराई में उसी टॉपिक को उसी नोट से गहराई में जाए रादर देन 10 किताबें पढ़ने की। बिल्कुल। और सिलेबस के साथ साथ जैसे आपने बोला, बस एक पॉइंट ऐड कर दूं, सिलेबस के साथ साथ हमको पुराने 5 साल के पेपर चाहे वो प्रिलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों उनका भी दिमाग में रखना है कि इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है वो चीज सिलेबस में मगर पूछी कभी नहीं जाती है। ये एनालिसिस भी करना है। अच्छा, कहा नहीं जाता है कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को आप 10 बार पढ़िए। बिल्कुल। तो ये वास्तव में जो बातें कही जाती हैं वो गलत नहीं कही गई हैं। वो हम लोगों ने भी देखा है कि कोई एक बुक उठाया, लक्ष्मीकांत से उठा ली पॉलिटी को, जितनी बार पढ़िए आपको लगता है कि हम एक नया चीज जान रहे हैं। रेदर देन कि हम 10 किताबें उठा लें, पॉलिटी पे पता चला कोई एक बुक उठाया, एक मैगजीन उठाया, एक ये उठाया, एक वो उठाया, बहुत सारी चीजें ली, एक यूट्यूब वीडियो उठा लिया। हाँ, और याद हमें एक भी चीज नहीं है। अगर हमें एक भी चीज याद नहीं है तो फिर तो हमारे लिए सही नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हम एक ही बुक उठा करके हम उसको बार बार अगर रिवाइज करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती है। इवन प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, चीजें आपके दिमाग में रिटेन होना बहुत जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं याद नहीं करना है, मेरा तो क्लियर कहना है कि अगर आप मेंस में आंसर लिखने जा रहे हो, कोई भी पढ़, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, मगर डिजास्टर मैनेजमेंट के अगर की पॉइंट्स आपको याद नहीं, आप कैसे लिखोगे? तो रिटेन दिमाग में करना वो तभी होगा, जैसा अभिषेक ने कहा कि बार बार रिवाइज करिए, दिमाग में बैठाइए उन चीजों को, उस नॉलेज को दिमाग में रिटेन करिए, तभी आप प्रीलिम्स और मेंस में उतार पाओगे। यही जो है बेसिक है, जो हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में यही किया जाता है कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। उसके लिए एक जनरल एग्जांपल जो सबके साथ होता है और जो है एक कहावत भी है कि आपकी जितनी क्षमता हो
आप उतना ही खाना खाओ, ये सही है। और ज्यादा अगर खाने की कोशिश करोगे तो अपच हो जाएगा। अपच हो जाएगा। तो सेम वो चीज अप्लाई होता है स्टडी में भी। हम लोग करते क्या है, हम लोग ज्यादा खाने के चक्कर में या ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कुछ भी कंटेंट मिला मार्केट में उठा के ले आए, उसको पढ़ना शुरू कर दिए, और ये नहीं देखते कि वो हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम कोई भी चीज पढ़ने जा रहे हैं या हमें कहाँ पे समस्या आ रही है। मैं तो ये कहता हूं कि आप सबसे पहले सिलेबस उठाइए, सिलेबस के बाद क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर सिलेबस देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या अब चाहिए या कौन सा कंटेंट चाहिए। फिर आप मार्केट में जाइए या कहीं और ऑनलाइन ऑनलाइन ढूंढें। तो उसमें ये होता है कि आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपने जो क्वेश्चन देख रखे हैं उसका उत्तर वहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई भी YouTube चैनल आप फॉलो कर रहे हैं तो एक दो वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा हाँ कि वास्तव में वो हमारी पढ़ाई में फायदेमंद है या नुकसानदायक है। आई मीन वो चीजें जो पढ़ा रहा है वो रेलिवेंट है या नहीं है। हाँ, अगर रेलिवेंट है, ज्यादातर चीजें क्या है, सिविल सर्विसेज के सिलेबस में स्पष्ट कर रखा है कि जनरल स्टडीज। हाँ, जनरल का मतलब ही होता है जनरल। आपको स्पेसिफिक नहीं जाना है कि हमको स्पेसिफिक नॉलेज लेनी है तो हम जो है एक टॉपिक के लिए 2 किताबें लाएं, 3 किताबें लाएं। एक ही बुक आप लाइए, कोई भी बुक ले आइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़िए या सुभाष कश्यप पढ़िए। हाँ, कोई भी एक बुक आप लाइए, उसमें इतना रहेगा कि आपको जनरल इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। हाँ, जो आपका सिलेबस है अगर आप देखेंगे तो लगभग 80% चीजें तो एक बुक कवर कर ही देती है। 10-20% चीजें अगर नहीं कवर हो रही हैं तो उसके लिए आप कोई और एक दूसरा मटेरियल को आप खोज सकते हैं। उसमें ये भी मैं इसमें बीच में ऐड करना चाहूंगा कि वो चीजें तब होती हैं जब आप जनरल बुक जो है 8 से 10 बार खत्म कर चुके होते हो, रिवीजन कर चुके हो कई बार, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप देख सकते हो। अदरवाइज ये आप लोगों को मैं ये एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने बंदे सिलेक्टेड हैं कोई भी 100% सिलेबस कभी नहीं पूरा कर पाता। अच्छा, ये बात बहुत सही इन्होंने कही है कि ये आप हमेशा कभी आप इस भ्रम में मत रहिए कि 100% सिलेबस कोई कवर कर लेता। वो बात मेरे साथ भी लागू है, पंकज भैया के साथ भी, सिद्धांत जी के भी साथ लागू है। मैं तो लगता हूँ कि क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, 100% इफिशियंसी आप कहीं नहीं पाएंगे। इवन आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल, इवन ये भी सच्चाई है। कई बार ऐसा हुआ कि हमने मेंस क्वालिफाई करके फाइनल सिलेक्शन लेके बैठे हैं, मगर हमारा आज तक भी सिलेबस 70-80% से ज्यादा कभी कवर नहीं हो पाया। और जो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि आप एक सोर्स 2 सोर्स से पढ़ें, बार बार पढ़ें, नॉलेज को रिटेन माइंड में करें और ये देखें कैसे उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो प्रीलिम्स की नॉलेज हो चाहे वो मेंस की हो। मैं तो यहाँ पे बस इतना बोलता हूँ कि आपको जिस टाइम लग गया कि ये बुक पढ़ के मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट के लिए आपको कोई दूसरा कंटेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अब अगर जरूरत है फालतू में आप ढूंढने जा रहे हो तो आप अपना खुद का नुकसान, अपना खुद का क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है। आप एक ही बुक से पढ़ो, कोई इशू नहीं है उसमें। और इसके लिए एक और काम जो कर सकते हैं वो आप टॉपर्स का देखिए। टॉपर्स ने, आप जनरली देखोगे हर टॉपर ने अपनी बुक लिस्ट बताई है, तो उसमें आप देखो जो कॉमन हर टॉपर बता रहा है, जैसे ऑप्शनल के लिए बता रहा है या हिस्ट्री के लिए बता रहा है, ज्योग्राफी के लिए बता रहा है, प्रीलिम्स के सोर्सेज बता रहा है, तो उसमें देखो जो कॉमन है, बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, जो ज्यादातर लोगों ने बोली, वो 1-2 मटेरियल आप फाइनल कर लो, उनको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। कॉमन हो और आपको वो कंटेंट समझ में आना चाहिए, आपका इंटरेस्ट उसमें। कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत से टॉपर्स रिकमेंड कर दिए कोई बुक जो है, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रही तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। उसमें एकदम ये मत सोचिए कि ये टॉपर बोले हैं, ये रिकमेंड किए हैं, मैं यही बुक पढ़ूंगा। हाँ, आप किसी भी बुक को या किसी भी स्टडी मटेरियल के पीछे सिर्फ आप इसलिए मत पड़ जाइए कि फलाने टॉपर ने मुझको बोला है कि हाँ ये बुक्स अगर आप पढ़ते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो बुक पता चला आपको समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप उस बुक को छोड़ दीजिए, बल्कि उससे मिलती जुलती कोई दूसरी बुक ले लीजिए जिसमें अगर सारा सिलेबस अगर कवर हो रहा है तो आप किसी और बुक से भी पढ़ के सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी ने कोई एक परमानेंट नॉर्म या क्राइटेरिया बना के नहीं रखा है कि नहीं आप यही पढ़ के आओगे, यही लिखोगे तो ही आपका सिलेक्शन होना है, क्योंकि वो आपका जेन्युइन विचार जानना चाहता है। यूपीएससी या यूपीपीएससी जो भी है, तो ये आपके जेन्युइन विचार को जानना चाहते हैं, आपके अंदर के विचार को जानना चाहते हैं, न कि रटा रटाया कैसा आप एक्सप्रेस करते हो उसी पे ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो मैं एक और चीज बड़ी क्रिटिकल जो मैंने अपनी सफलताओं के दौरान ऑब्जर्व करी कि जो भी आप नॉलेज रिटेन कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो दिमाग में आ रही रिटेन भी हो गई,
तो उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, खासकर मेंस में। अगर आप अपनी चीज को राइट एक्सप्रेस नहीं कर, नॉलेज आपको बहुत है मगर आपने एक्सप्रेस करने की कला पे काम नहीं किया, राइटिंग स्किल पे काम नहीं किया, तो नॉलेज आपने कर ली, कंटेंट भी आपने बहुत सारे इकट्ठा करके पढ़ भी लिया, याद भी है, मगर अगर टीचर जो चेक कर रहा है उसको ये नहीं पता कि आप कितना याद करके बैठे, उसको ये कॉपी, उसकी आपकी जो कॉपी है वही आपका प्रोफाइल है, वही आपका सब कुछ है। तो अगर आपने उसको अच्छी स्ट्रक्चरिंग करके अच्छे से एक्सप्रेस करके अपने आंसर को दिखाया, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर पाए हो, वही असली खेल है और उसी से आपको मेरिट में आने में असली सक्सेस मिलेगी। मेन होता है प्रेजेंटेशन। नॉलेज तो ज्यादातर लोगों को होती है लेकिन प्रेजेंटेशन उनका अच्छा नहीं रहता, तो इस वजह से वो यानी इसका मतलब है कि आपको प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप आंसर लिख के खुद को कभी इवेल्युएट करिए, अपने सीनियर से चेक करवाइए। अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो वहां के टीचर से मिलिए। ऑनलाइन भी अगर आप ज्वाइन किए हैं तो उन लोगों को पीडीएफ बना के भेजिए और अपना खुद का असेसमेंट करते रहिए। दोस्तों को ग्रुप में भी हाँ। ग्रुप में भी इवैल्यूएशन असेसमेंट कर ऑनलाइन में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैं अभी जो कल्चर आ गया है पटना, इलाहाबाद या दिल्ली के स्टूडेंट को, कि वो द हिंदू की एनालिसिस कहीं यूट्यूब पे देख रहे हाँ, मिल जाते हैं, हैं। तो वो करते क्या है ना, एक ही द हिंदू की एनालिसिस 2-3 चैनल पे जाके देखेंगे, तो वो उनका जो है टाइम किल कर रहा है। वो भी आपकी एक तरह से ओवर अवेलेबिलिटी ही है कि अगर आपके पास किसी एक न्यूज़पेपर का या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस किसी एक चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल में पड़ा हुआ, तो आप किसी एक पे देख लीजिए, आपके पास इनफ है। वो बहुत ज्यादा टाइम आपको इसमें नहीं क्लिक करना है कि पता चला कि आप एक ही चीज को आप 2 चैनल, तीसरे, चौथे, पांचवें पे देख रहे हैं, तो वो चीजें आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकती है, आपका टाइम किल करती हैं वो। और सिद्धांत की बात से ये जो सिद्धांत ने पॉइंट रेज किया कि हम लोग ऑनलाइन एडिटोरियल की एनालिसिस यूट्यूब वीडियोस पे देख रहे हैं, एक जगह 2 जगह देख, मगर यहाँ पे मैं जस्ट अपना एग्जांपल, अपना एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है बहुत सही है वो बताना चाहूंगा। वो ये है कि जब आप ऑनलाइन एनालिसिस देखें, बहुत अच्छा है, ठीक है, वो बंदा जो बता रहा है वो एक्सपर्ट है, मगर मेरा कहना है वो कोर एडिटोरियल पहले आप खुद से पढ़ें, उसको अंडरलाइन करें, उसके की पॉइंट, क्योंकि जब मेंस का जो पूरा खेल है, ऐसे का पूरा खेल है, वो आपकी राइटिंग लिखने के ऊपर है। तो अगर आप किसी का एनालिसिस देखें तो उसने शॉर्ट नोट्स की पॉइंट में बता दिया, 2 आर्टिकल पढ़ने में आपको 1 घंटा लगे, वो 15 मिनट में बता के चला जाएगा, तो आप काइंड ऑफ रट्टाफिकेशन करोगे। मगर जब आपको 6 पन्ने, 7 पन्ने, 10 पन्ने का ऐसे लिखना होगा या मेंस में 2-2 पन्ने, 2.5 पन्ने के आंसर लिखने होंगे, तो आप देखोगे आपके आइडियाज कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल, आपको रटे पॉइंट्स तो याद आएंगे मगर उसको एक्सपेंड करके नहीं लिख पाओगे, वहां आप बहुत बड़ा नुकसान करोगे। उस चीज को अवॉइड करना है। अगर आप किसी का एनालिसिस देख रहे हो उससे पहले उन चीजों को खुद से भी, मैं तो ये कहूंगा डिजिटल ना पढ़ें, तो आप जो अखबार रियल में आता है उसकी हार्ड कॉपी लेके खुद से पढ़ें, फिर शाम को उसकी एनालिसिस देख लें, ये काफी कारगर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये कर सकते हैं। और आपका जो आपने जिस चीज को खुद से अडॉप्ट किया, जिसको खुद से समझा है, वो चीज आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको याद रहती है, आपके माइंड में, ब्रेन में बनी रहती है, और लिखते समय वो चीजें आपको वही याद निकल के आती आती है। हाँ, निकल के आती हैं। और रेक्टिफिकेशन की चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, रटना भी पड़ता है। हम लोग ये नहीं कहते कि नहीं आपको रटना छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, रटिए दिमाग के साथ। मगर जैसे जैसे कई आपको ऑनलाइन चैनल मिलेंगे, वो कहेंगे कि हमने इस किताब की पूरी समरी बना के आपका वीडियो बना दिया। हाँ। मगर मेरा अपना मानना है कि जब तक उस कोर किताब को आप खुद से 1 या 2 रीडिंग नहीं मारोगे, आपकी नॉलेज गहराई में नहीं आएगी और वो कहीं ना कहीं आपका प्रिलिम्स या मेंस में नुकसान करा देगी। जल्दी में ना रहिए, कोर किताबों को, अखबार को डेली पढ़िए, कोर किताबों को गहराई में जाकर खुद से पढ़िए, बाद में एक्सपर्ट लोगों की राय लेकर उसकी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उन वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मार्केट में ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी टू मच है, बहुत ज्यादा है। उसका यूज कैसे करना है ये आपको तय करना है, क्योंकि आप जो होते हैं, जो आपका ब्रेन और आपकी जो एनालिसिस होती है उसके थ्रू जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप कम से कम पढ़ करके, कम से कम स्टडी मटेरियल्स को यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी गेन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा भी सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आज से 8 से 10 साल पहले कंटेंट का अभाव रहता था। हाँ। लेकिन आज ओवर इतना आ गया है कि हमको उसको छांटना पड़ रहा है, कौन सा हम देखें ना। पता चला ये इन्वायरमेंट चुनौती है हमारी। बिल्कुल, इन्वायरमेंट की बात चली तो इन्वायरमेंट पे ही आपको 10 लोगों के मटेरियल हिट है, वो कर रहा है उसका पढ़ लो, उसका पढ़ लो, उसका, मेरा कहना कोई भी 1-2 पढ़ लो, मगर उसको बार बार पढ़ के रिटेन कर लो। हाँ, रियली जिसमें इंटरेस्ट बन जाए, जो आपको कंफर्ट लगे, जो आपको लगे कि हाँ बस ये मेरे लिए बना है, मैं इसी टीचर को फॉलो कर रहा हूँ। पूरी पढ़ाई, सिविल सर्विसेज की पूरी सफलता का जो कंटेंट है, पढ़ाई, वो इंटीग्रेटेड है। प्रीलिम्स में भी आपको वो नॉलेज काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी और इंटरव्यू में भी काम आएगी। तो इसलिए याद रखिए, जो आप नॉलेज रिटेन कर रहे हो उसको इतनी गहराई में जाओ कि अगर उसको इंटरव्यू में भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाए या उस पर बोले कि सवाल पे बोली, तो आप उस पर 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक बोल सके और ऐसा बोले कि वो
गहराई में भी हो, सेंसिबल भी हो और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक डाइवर्स डायमेंशन को कवर करे। ये ना हो कि आप एक दो पॉइंट बोल के चुप हो गए क्योंकि आपने उसे रटा हुआ है। हाँ, तो हमारे पास क्या होता है कि फिर बोलने के लिए मैटर बचता नहीं है। वो लेकिन अगर आपने दिल की गहराइयों से उसको समझा है, अगर अंदर आपने उसका फुल एनालिसिस किया है, तो आपको जितना मिनट बोलने को बोला जाएगा आप बोल जाएंगे। और वो तभी होगा जब आप कोर चीजों को पढ़ोगे। जैसे अखबार को खुद पढ़िए, एनालिसिस की हेल्प ले लीजिए शाम को एक्सपर्ट की, मगर खुद भी पढ़िए। बिना अखबार पढ़े आपका माइंड डेवलप नहीं होगा। आपकी राइटिंग स्किल, जब अखबार में आंसर पेपर में लिखने जाओगे तो आपके पॉइंट्स कम पड़ेंगे। खुद से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में इतना बैठ जाएगा कि आप खुद एडिटोरियल लिखने की कला में आ जाओगे। कल को आप जब पेपर लिखोगे तो आप सोचोगे मेरे पास बहुत पॉइंट दिमाग में अपने आप निकल के आ रहे हैं। ये मेरा क्या है। एडिटोरियल जिस टाइप से लिखा जा रहा है वही तो हमको लिखना है, उसी फ्लो में बिल्कुल, लिखना है, बिल्कुल। वही विचार हमको डालना है। तो उससे हमको एक तरीके से ये भी देखा जा सकता है कि हमको मेंस कैसे राइटिंग करनी, वो एडिटोरियल से आप सीख सकते हैं। तो इसका कि मतलब इस फ्लो में हमको मेंस में भी लिखना है, ऐसे इस तरीके से हमको लिखना है। इसका मतलब अगर कहा जाए तो ये चीजें समझ के मतलब ये चीजें सामने आती हैं कि वास्तव में कंटेंट की अवेलेबिलिटी टू मच है, और ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, चैलेंज भी है आपके लिए भी, और आपका जो गाइड है, जो आपका मॉडरेटर है, उसके लिए भी है कि आप कैसे इन मतलब जो समुंदर पूरा भरा हुआ है उसके बीच से मोती जैसे अगर आपको निकालना है आपको चीजें, तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप ये करना सीख गए तो आप कहीं ना कहीं दूसरों से एज ले लेते हैं और सिलेक्शन की राह पे आपका एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। स्मार्ट फिल्टरिंग और टाइम बचा के काम का कंटेंट पढ़े, उसे यूटिलाइज करें और उसको इंप्लीमेंट करें, ये सफलता का राज है। जी, आज फिर बंद करें, ये हम लोगों ने बता दिया। और बाकी जो बुक की पीडीएफ लिस्ट है वो हम लोग ऑलरेडी शेयर करेंगे जो काम किए हैं। उसके अलावा भी आप ये देख सकते हैं कि कई टॉपर से जो बोला, तो आप अपनी फिल्टरिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मगर जो जनरल बुक है जिनसे इजिली समझा जा सकता है, इजिली अवेलेबल है, वो लिस्ट हम लोग इसके पीडीएफ में शेयर करेंगे। हाँ, जरूरी नहीं आप उस पीडीएफ को या उस बुक को ही फॉलो करें। आपका इंटरेस्ट बन रहा है तब फॉलो करें, अदरवाइज आप अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं। हाँ, आप अदर ऑप्शन देख सकते हैं और आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि फिर यहाँ पे आपके ब्रेन की एक टेस्टिंग होने वाली है कि आपको चूज करना है कि वास्तव में जो चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई और प्रोवाइड कर रहा है, तो वो चीजें आपके लिए फायदेमंद है या आपकी सफलता में कितनी आपके लिए वो सार्थक साबित हो रही है। ये चीजें फिर चूज करना तो आपके लिए फिर से चुनौती बनी जाती खेल वही है, सेलेक्टिव स्टडी, बिल्कुल सेलेक्टिव कंटेंट, सेलेक्टिव फिल्टरिंग, और उसको इंप्लीमेंट करना है मेंस में और प्रीलिम्स में। बिल्कुल। Thank you. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जो है लिख आप पूछ सकते हैं। सकते हैं, फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर दिया जाए। हाँ, उसको सॉल्व करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नया वीडियो का कोशिश करेंगे बनाने की, या फिर कमेंट में ही आपको रिप्लाई करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद। बाय जय बाय, हिंद, जय भारत। जय